नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के लिए जो प्रीवियस सीरीज चला रहे हैं, वहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 21 सितंबर 2017 शिफ्ट 3 में इंग्लिश के पूछे हुए क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि विच पार्ट हैव एन एरर, यानी कि दीज 5 सिस्टर्स केयर फॉर वन एंड अदर लाइक मदर्स, यानी कि ये जो 5 बहनें हैं एक दूसरे की क्या करती हैं, मदद करती हैं जैसे कोई माँ करती है अपने बच्चों की। तो इस वाले सेंटेंस में आपको इसको 4 भागों में बांटा गया है, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका ईच अदर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है वन एंड अदर, ठीक है। अब जो ईच अदर होता है ये इस्तेमाल किया जाता है 2 लोगों में कोई चीज़ बांटी जाए या 2 लोगों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा लोगों की बात की जाए तो वहाँ पे वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितनी सिस्टर हैं, 5 सिस्टर हैं, और यानी कि 2 से ज़्यादा हैं, तो 2 से ज़्यादा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। यहाँ पर भी आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। अक्षय कुमार बीइंग द गुड एक्टर, यानी कि जो गुड एक एडजेक्टिव है और ये नाउन के पहले आएगा, बिल्कुल सही स्थान पर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्षय कुमार बीइंग द गुड एक्टर ही इज, ठीक है, अक्षय कुमार की बात हो रही है जो कि एक अच्छे एक्टर हैं। वाज प्रेजेंटेड, अब देखो ये पैसिव वाइज में, ये कॉमा से सेंटेंस सही जगह पे जुड़ा हुआ है और उसके बाद सेंटेंस को बनाया गया पैसिव वाइज में। वाज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड, यानी कि ये पूरा सेंटेंस आगे वाला दिया गया है, आपको एक रिप्रेजेंट कर रहा है अक्षय कुमार एज अ हीरो, और उसके बाद सेंटेंस को अगले क्लॉज को बनाने के लिए कॉमा के साथ जोड़ा गया है और वो भी पैसिव वाइज में बनाया गया है। तो सेंटेंस में अगर देखा जाए किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, यानी इसमें भी आपका नो एरर आएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको करेक्ट फिल करना है, क्या फिल होगा यहाँ पे। तो मोर देन 30 ईयर्स हैव नाउ पास्ट डैश आई टुक माई फर्स्ट साइट। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे मोर देन 30 ईयर्स यानी 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट फ्लाइट ली थी, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, समय की, यानी टाइम की बात हो रही है। और समय को जो रिप्रेजेंट करता है वो कंजक्शन कौन सा है, आप ध्यान से देखेंगे। वैसे सभी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पास्ट के समय की बात हो रही है तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, मोर देन 30 ईयर्स हैव नाउ पास्ट सिंस आई टुक माई फर्स्ट साइट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर भी आपको करेक्ट फिल करना है। रमन हैज़ कम अप अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी है। तो क्या प्रीपोजिशन आएगी, आप अगर ध्यान से देखेंगे जो कम अप के साथ एक पूरा फ्रेज बनता है, और अगर ह्यूमन बीइंग के साथ कम अप का प्रयोग किया जाता है तो विथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रमन हैज़ कम अप विथ अ प्रॉब्लम, तो ये आपका करेक्ट पूरा फ्रेज बनेगा। और प्रीपोजिशन कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, विथ का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड हमारा सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है जो एक वर्ड दिया गया है प्लाइट, इसको बेस्ट एक्सप्रेस कौन करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे पूछा गया आपसे इसका सिनोनिम क्या होगा, तो सिनोनिम आपको बताना है। तो जो प्लाइट वर्ड होता है इसका मतलब होता है मुसीबत में, यानी कि या मुसीबत बोल सकते हैं या फिर आप इसको परेशानी भी बोल सकते हैं। तो अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप चेक करें कि कौन परेशानी को सही से डिफाइन कर रहा है। तो ब्लेसिंग माने तो होता है आशीर्वाद, यानी ये नहीं होगा। एड माने होता है एक प्रकार की मदद, ये भी नहीं होगा। रिलीफ माने होता है आराम, ये भी नहीं होगा। डिफिकल्टी, क्योंकि इसमें पूछा गया प्लाइट का मतलब होता है मुसीबत या परेशानी, तो डिफिकल्टी इसका करेक्शन होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। यहाँ पर भी आपको विच वन बेस्ट एक्सप्रेस, यानी किसका क्या पूछा गया है, सिनोनिम यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने आर्टिकुलेट, क्या लिखा हुआ है, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का आपको मीनिंग बताना है कि क्या होगा। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, क्लियर, कोई चीज़ जो आपके सामने कैसी हो, स्पष्ट रूप से हो, साफ सुथरी हो। ठीक है, तो आर्टिकुलेट। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी, डिस्टिंक्ट की, तो डिस्टिंक्ट माने भी क्लियर होता है, तो एक आपका सिनोनिम यही निकल के आ रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब भी होता है साफ सुथरा, तो ये हो सकता है। लेकिन और ऑप्शन को चेक करेंगे, अनक्लियर ये गलत है, डिसकनेक्ट ये भी गलत है, सीक्रेट ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर बात करना है सिलेक्ट वन ऑफ विच वन बेस्ट एक्सप्रेस, तो यहाँ पर भी बात किसकी की जा रही है, सिनोनिम की बात की जा रही है। तो मैंडेटरी, सभी लोग जानते हैं मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, जरूरी। जैसे अब हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंडेटरी क्या है इस समय, मैंडेटरी ये है कि हमको प्रैक्टिस अपनी रेगुलर करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस वी कैन डू एनीथिंग, ओके, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे जरूरी क्या है, मैंडेटरी क्या है कि हमारा जो रूटीन है उसको तोड़ना नहीं है हमको। तो मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी। अब ऑप्शनल कर लें कि नहीं आज पढ़ लेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, संडे है, फिर त्यौहार है, घर जाना वहाँ जाना, तो ऑप्शनल इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। वॉलेंटरी ये भी नहीं हो सकता। एसेंशियल ये जरूरी है, देखो
एसेंशियल का मतलब भी क्या होता है, जरूरी, तो यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अननेसेसरी तो सभी लोग जानते हैं कि जो जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है विच वन बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट वर्ड पूछा गया। अपोजिट का मतलब क्या होता है, एंटोनिम पूछा गया आपके सामने। तो नेगोशिएट करना, नेगोशिएट करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं और नेगोशिएशन करते हैं उससे कि कम कर लो, मतलब तोल मोल करना, ठीक है, तो मोल भाव करना, या कहने का मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना। इसके दो मतलब निकलते हैं, एक होता है किसी चीज़ से गुजरना या गो थ्रू बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जिससे जैसे आप जंगल से निकल रहे हैं, ठीक है, तो जंगल के से होकर गुजर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में आप क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। पेड़ पौधों से बातचीत नहीं हो रही, कहने का मतलब मुसीबतों से या किसी चीज़ से होकर गुजरना, ठीक है, उनसे उनका आमना सामना करना, इस सेंस में यहाँ पे दिया गया है। अब अगर एडजस्ट की बात करेंगे तो ये नहीं हो सकता, कंसल्ट बातचीत ये नहीं हो सकता, डिबेट ये भी नहीं हो सकता। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट इसका होगा रिमेन, बचकर निकलना। जैसे मैंने कहा था इसका प्रयोग एक गो थ्रो के सेंस में किया जाता है, किसी से होकर गुजरना, बातचीत करके आमना सामना करके गुजरना। और रिमेन का मतलब क्या होगा, बचकर निकलना। सॉरी, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछा गया विच वन बेस्ट एक्सप्रेस यानी एंटोनिम पूछा गया यहाँ पर भी आपसे, ठीक है। तो डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे स्ट्रेस हो गया, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, वो एक ही सेम मीनिंग में आते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है मानसिक समस्या, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को तनावपूर्ण महसूस करते हैं, इस अवस्था को कहा जाता है डिस्ट्रेस, ठीक है। अब इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो कंसर्न किसी के बारे में, मतलब कोई मुद्दा ऐसा है जिसके बारे में आपको कंसर्न करना, ध्यान देना, तो ये भी एक तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, ठीक है। और प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंदपूर्वक, प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंदपूर्वक, तो डेफिनेटली इसका एंटोनिम का काम कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंग्जाइटी माने भी चिंता होता है, डिस्कम्फर्ट माने भी होता है जो आपके लिए मतलब कंफर्ट नहीं है, सही नहीं है, तो वे भी तनावपूर्ण वाली स्थिति बनती है। तो डिस्ट्रेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको बताना सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। टॉलरेट, किसका इस्तेमाल आपको पूछा गया, टॉलरेट करना। तो टॉलरेट का मतलब होता है, वैसे टॉलरेट वर्ड आता है सहिष्णुता के लिए, किसके लिए आता है, सहिष्णुता। अब सहिष्णुता क्या होती है, ये की जाती एक दूसरे का आदर सम्मान, ठीक है, धर्म के समान हो या फिर किसी व्यक्ति के समान हो, कोई परंपरा के लिए हो, ठीक है, उनका एक दूसरे का आदर सम्मान करना, यही टॉलरेट कहलाता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना, ठीक है, बियर, परमिट, ये सब सिनोनिम में आ रहे हैं, लेकिन आपसे अपोजिट पूछा गया है, तो टॉलरेट का मतलब होता है डिसअप्रूव यानी अस्वीकार करना, ठीक है, जिसकी किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या उसके धर्म या उसकी संस्कृति से अगर आप स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं, तो आप टॉलरेट नहीं हैं, आप इंटॉलरेंट हैं। और इंटॉलरेंट का सिनोनिम में आता है डिसअप्रूव, तो टॉलरेट का एंटोनिम क्या होगा, डिसअप्रूव, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने एक इडियम फ्रेज दिया गया जिसका आपको मीनिंग बताना है, ब्रेक द आइस। क्या दिया गया है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक द साइलेंस, यानी कि सभी लोग चुप शांति से बैठे हुए थे और अचानक से आप बोल पड़े, तो इसका मतलब यू ब्रेक द आइस, डेफिनेटली मतलब जो सभी लोग शांत बैठे हुए थे उस शांति को आपने भंग कर दिया, तो यानी कि टू ब्रेक द साइलेंस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज इज गिवन ब्रेक द आइस, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी आपको बताना विच वन इज बेस्ट एक्सप्रेस इडियम एंड फ्रेजेस। क्राई इन द वाइल्डरनेस, क्राई इन द वाइल्डरनेस, वाइल्डर मतलब जंगलों, जैसे जंगल के जीव जंतु होते हैं उनकी तरह चिल्लाना, ठीक है। तो उसका ये एक्चुअली में एक ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिमांड, अनरियलिस्टिक डिमांड, ठीक है, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो ऐसी आप अगर डिमांड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्राई इन द वाइल्डरनेस, ठीक है, बुरी तरीके से चिल्लाना, एंड अनरियलिस्टिक डिमांड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि किस पार्ट में, जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है, इस ब्रैकेट पार्ट को करेक्ट करके बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अप टू द टाइम ही वॉज नॉट हेयर वी वर नॉट श्योर इफ़ ही विल एक्चुअली कम, मतलब इतना समय हो गया था कि हम श्योर नहीं थे कि वो आएगा वास्तव में कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये समय इतना हो चुका था, ठीक है। तो टाइम को रिप्रेजेंट के लिए अप टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अप टू तो होता है जैसे इनाम, जैसे हमको इनाम वगैरह मिलते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, डेबिट कार्ड लीजिए, या गूगल पे कुछ आप जैसे स्क्रैच वगैरह करते हैं तो कहते हैं अप टू 500 कैशबैक, ठीक है, अप टू 200 कैशबैक, तो वो उसके लिए आता है एक पार्टिकुलर अमाउंट वगैरह के लिए। समय की बात हो रही है तो किसका प्रयोग करते हैं, टिल का प्रयोग कर सकते हैं और अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी इस सेंटेंस में नेगेटिव दिया गया है, जब नेगेटिव दिया गया तो अनटिल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन अ सिंगल सेंटेंस वी आर नॉट यूज डबल नेगेटिव वर्ड्स, ओके। सो यहाँ पे हम इस्तेमाल किसका करेंगे, टिल का इस्तेमाल करेंगे, सो ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यहाँ पर भी आपको बताना है, इस वाले ब्रैकेटेड पार्ट को करेक्ट करके लिखना है। एज फियर्ड मतलब जैसे उसको डर लगा, डिफरेंसेस इनटू द फैमिलीज पोस्ट ए हर्डल
ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फैमिलीज कितनी हैं, यहाँ पे अगर फैमिली अकेला लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया फैमिलीज़, यानी कि मोर देन 2 या मोर देन 1, कई प्रकार की फैमिलियों की बात की जा रही है। और अभी आपको पता होना चाहिए, अगर अमोंग होता है इसका प्रयोग तो क्या होता है, 2 से अधिक के लिए होता ही होता है, ठीक है। लेकिन अमोंगस्ट का प्रयोग का मतलब भी किया किसके लिए किया जाता है कि एक बड़ी चीज़ के लिए किया जाता है, यानी कि एज फियर्ड डिफरेंस अमोंगस्ट द फैमिलीज पोज्ड अ हर्डल, समस्याओं से गुजरना, ठीक है। डरी हुई थी सभी की सभी फैमिलीज किसके द्वारा, एक उस परेशानी के कारण, उस एक हर्डल के कारण। तो यहाँ पे डिफरेंसेस इनटू नहीं होगा, करेक्ट आपका होगा डिफरेंसेस अमोंगस्ट, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल फॉर ऑफ द फ्रेज, यानी ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है आपका, ठीक है। तो बताइए भैया क्या होगा, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, ठीक है। एक ऐसी जिसको पुट आउट नहीं यानी उठाया नहीं जा सकता, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, उसको कहा जाता है इनएक्सटिंग्विशेबल, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। या जिसको दबाया नहीं जा सकता ये कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी इनएक्सटिंग्विशेबल कहा जाता है। और इल्यूजन का मतलब अगर आप लोग जानना चाहें, इसका मतलब क्या होता है, कोई विजन, ठीक है, कोई छाया, या बोल सकते हैं कोई बिलीफ, या बोल सकते हैं फाल्स आइडिया जो रियल में नहीं है, ठीक है, उसको कहा जाता है इल्यूजन, ठीक है। और इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, यानी कि कहीं का जो मूल निवासी है, इंडिजिनस स्पीसीज का आपने सुना होगा ये वर्ड, ठीक है, मूल निवासी। और इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का मोटिवेशन, जैसे कोई मार्केटिंग में ये वर्ड इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इंसेंटिव, कि आपको टारगेट दे दिया जाएगा कि आप अगर इतना काम करेंगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये उस सेंस में आता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनएक्सटिंग्विशेबल, ऑप्शन डी हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमके सामने, यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है, द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस, एक ऐसा सिस्टम जो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर प्रोग्रेस हो रही है तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ठीक है, विकास हो रहा है, ठीक है। तो वो किसके सेंस में आएगा, रिफॉर्म के सेंस में आएगा, बदलाव के सेंस में आएगा, रिफॉर्मिज्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो बेनिफिशियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल की स्पेलिंग होती है VENEFICIAL, आप चेक कर लो किस में है, ऑप्शन ए में ही है, तो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कंटिन्यूस की स्पेलिंग पूछी गई है, ऐसी सिंपल आपके सामने क्वेश्चन पूछे आते हैं। कंटिन्यूस की स्पेलिंग क्या होती है, CONTINUOUS, ऑप्शन 1 हमारा इसमें भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में पैराजम्बलिंग है, आपको करेक्ट करके मैच करके लगाना है। चलिए देखते हैं क्या होगा, इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी, ठीक है, इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी किसमें, अब गवर्नेंस ऐसा तो कुछ होगा नहीं, गोज डायरेक्ट लिया नहीं सकता है, तो इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है, इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ गवर्नेंस विच इज फर्मली ग्राउंडेड गोज हैंड इन हैंड विथ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए। तो करेक्ट अगर आप ध्यान से मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकल रहा, इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी गोज, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो कि वर्ब इसमें है या इसमें है, वर्ब है इसमें, कि देखो ये लिखा है गोज, तो यानी सेंटेंस आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, आर से स्टार्ट होगा। अब आप पूरा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे आर से स्टार्ट करने वाला केवल और केवल एक ऑप्शन है, कौन सा वाला, सेकंड ऑप्शन, तो आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा। तो कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ पर आपको अगर मीनिंग नहीं भी आ रहा है तो आप पूरा सॉल्व ना करें, तो जो आपके सामने गिवन ऑप्शन है उनमें से अगर मीनिंग किसी एक से भी निकल रहा है और ऑप्शन में कुछ वो अकेला वैसा ही है, तो आप उसके और भी कम समय में जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है। तो डेमोग्राफिक प्रेशर, अब अगर पहला है बेस रेट ब्लो द सब्सटेंस लेवल कैन नॉट पुश, यहाँ पर भी देखो सेम सिचुएशन बन रही है, सब्जेक्ट आ गया डेमोग्राफिक प्रेशर, उसके बाद क्या आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो वर्ब आएगी। अब अगर ध्यान से देखो ना तो पी वाले में वर्ब है ना तो क्यू वाले में वर्ब है, वर्ब किस में है आपकी आर में, देखो ये लिखा है कैन नॉट, तो डेमोग्राफिक प्रेशर कैन नॉट पुश, अब आर से स्टार्ट होने वाला चेक करो कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अब हमारे सामने 5 ये अनसीन पैसेज के क्वेश्चन है, ठीक है, क्लोज टेस्ट सॉरी। अब इसको बताना है कि इसमें क्या होगा। बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, तो बुक्स हमारी फेक फ्रेंड्स होती हैं, बिल्कुल नहीं, ओरिजिनल होती हैं, नहीं होती, रियल होती है, मैजेस्टिक होती है, जल्दी बताओ क्या होगा, वास्तव में होती हैं हमारी, ठीक है, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, तो इसमें सी हो जाएगा करेक्ट। अगला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, वी कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देम, ठीक है, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। द बुक्स कंटेन ऑल द ग्रेट फील्स होता है, थॉट्स होता है, आइडल होता है, मनी, तो मनी हो नहीं सकता, आइडल हो नहीं सकता, फील हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, थॉट, क्या हो सकता है, थॉट, क्योंकि किताबों में अच्छे अच्छे विचार होते हैं किसके, द बुक्स कंटेन ऑल द ग्रेट थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर्स एंड वी कैन लर्न देम बाय रीडिंग द बुक्स, यानी बड़े बड़े लीडर्स की उसमें विचार होते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने क्या है, द बुक्स हेल्प अस फाइंड
बुक्स हमको मदद करती हैं किसमें, टू फाइंड द, अब आगे पढ़ेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर होता है, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा, ओपिनियंस नहीं होगा, क्या होगा, आंसर्स होगा। द बुक्स हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करती हैं। आगे पढ़ेंगे, द बुक्स नेवर फेल अस, वी शुड रीड एज, अब वी शुड रीड एज, अब ये बताओ किताबें, ये बताओ अनकाउंटेबल होती हैं कि काउंटेबल होती हैं, बिल्कुल काउंटेबल होती हैं, तो मच का प्रयोग करेंगे नहीं। फ्यू का मतलब ना के बराबर, लेस का मतलब नहीं आएगा, तो मैनी। तो हमको क्या करना है, वी शुड रीड एज मैनी बुक्स, जितनी हम किताब पढ़ सकते हैं, एज वी कैन, ठीक है। ये हो जाएगा 24 नंबर। 25 देखते हैं, बट ऑल द बुक्स आर नॉट गुड, सभी किताबें अच्छी नहीं होती हैं, सो वी शुड, हमको फिर क्या करना है, जब सभी किताबें अच्छी नहीं है तो हमको कैसी किताबें चूज करना है, ओनली गुड बुक्स को चूज करना है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये बिल्कुल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आप लोगों ने इनको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, वहाँ पर भी हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही स्पीड के साथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और कैसा एग्जाम पूछे गए थे उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल साथ में जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।